हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं सौरभ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एजुकेशन अकेडमी बाय सौरभ सर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। चलिए भाई, आज हम आगे बात करने जा रहे हैं। हमारा रह गया था कोटेशन मार्क, जिसे हम कहते हैं इन्वर्टेड कॉमास। क्या कहते हैं? इन्वर्टेड कॉमास कहते हैं। तो चलिए समझते हैं कि क्या बताता है, लिखिएगा। तो इसका जो यूज नंबर 1 है, लिखिएगा कोटेशन मार्क। इसका जो यूज नंबर 1 है उसको लिखते हैं यूज नंबर 1। यूज नंबर 1 क्या है, लिखिएगा। It is used to enclose the exact words of a speaker or a quotation। क्या है, जब जो आपने देखा होगा राइटर्स होते हैं, जो स्पीकर्स होते हैं, उन्होंने जो कुछ कहा उसके वर्डों को एज इट इज बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं, वहां पर हम यूज करते हैं हमारा कोटेशन मार्क, यानी कि इन्वर्टेड कॉमास। अगर हम बात करें एग्जांपल की, जैसे मैंने कहा आई विश I could accompany him to book fair said आरुषि। करें लियो टॉल्स्टॉय said the two most important barriers are patience and time। भाई मैंने 2 एग्जांपल लिखे हैं, आई विश आई कुड अकम्पनी यू टू द बुक फेयर। ये आरुषि ने कहा है, आरुषि ने जो कहा है उसे अपने बताने के लिए हम इनसे क्या करेंगे, इन्वर्टेड कॉमास में क्लोज कर देंगे। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल में बात करें, क्या लिखा है, लियो टॉल्स्टॉय सेड। लियो टॉल्स्टॉय ने क्या कहा है, तो जो उन्होंने कहा है उसे पूरे पार्ट को हमें इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हम उसे क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसको हमने क्या क्या दिया, इन्वर्टेड कॉमास में लिख दिया। अब इससे हमें पता चल रहा है कि जो कहा गया है, ये किसने कहा है, टॉल्स्टॉय जी ने कहा है, लियो टॉल्स्टॉय ने ऐसा कहा है, ये हमने उसको हाईलाइट कर दिया। चलिए भाई, इसकी अगर हम बात करें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, इसका जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है उसे समझते हैं। इफ a quotation occurs within a quotation then we use the double inverted commas, then we use the double inverted commas, तब हम डबल इन्वर्टेड कॉमास यूज करेंगे। जैसे अगर हम बात करें एग्जांपल, जैसे मैंने कहा सुष्मिता, लिख लीजिए सुमन आस्क्ड why did Ritika call Mohan a joker। देखिए भाई, इन्वर्टेड कॉमास लगाए तो हमने एक ऊपर से लगा दिया इन्वर्टेड कॉमास, लेकिन इस इन्वर्टेड कॉमास के अंदर एक बात और बताई गई, मोहन को क्या कहते हैं हम, जॉकर।
तो इसे रिप्रेजेंट करने के लिए हमें यहाँ क्या लगाना पड़ेगा, डबल इन्वर्टेड कॉमास यूज करना पड़ेगा। क्या यूज करना पड़ेगा भाई, डबल इन्वर्टेड कॉमा यूज करना पड़ेगा। तो इस तरीके के सेंस में हम क्या करते हैं, इन्वर्टेड कॉमास या कोटेशन मार्क का यूज करते हैं। चलिए भाई, अब हमारा नेक्स्ट आता है अपोस्ट्रोफी। क्या आता है, अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी क्या है, अपोस्ट्रोफी के बारे में समझना है तो अगर हम बात करें इसका पहले यूज की, यूज नंबर 1, यूज नंबर 1 है it is used with singular noun to show the possession देखिए भाई, यूज नंबर 1 अपोस्ट्रोफी का यूज नंबर 1 सीख रहे हैं। अपोस्ट्रोफी का यूज नंबर 1 कहता है कि अगर हमें क्या करना है कि पोजीशन दिखाना है तो हम सिंगुलर नाउन के साथ अपोस्ट्रोफी एस को यूज करेंगे। अपोस्ट्रोफी यूज करके हम पोजीशन बताते हैं। जैसे अगर हम बात करें, मैंने कहा एग्जांपल्स, मैंने कहा रोहन्स कार, तो मैंने क्या लिखा, रोहन। अब इसके ऊपर अपोस्ट्रोफी और एस लिखेंगे, अपोस्ट्रोफी एस, रोहन्स कार। इसका मतलब हुआ है कार किसकी है, रोहन की कार। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जैसे मैंने कहा साक्षीज हाउस, साक्षीज हाउस, साक्षी का क्या है ये, साक्षीज हाउस, साक्षी का हाउस। इसको अगर हम कहें कि इसे दूसरे तरीके से कैसे लिखा है, इसको हम एक तरीके से लिख, द हाउस ऑफ साक्षी, द हाउस ऑफ साक्षी, द हाउस ऑफ साक्षी। इसका ये मीनिंग होता है द हाउस ऑफ साक्षी। इसका मीनिंग, इसी बात को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, चॉइस इज योर। तो इस तरीके के सेंस में हम क्या करते हैं, सिंगुलर नाउन को पोजीशन बताने के लिए अपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं। यूज नंबर 2, यूज नंबर 2, यूज नंबर 2 क्या है इसके बारे में समझते हैं। यूज नंबर 2 क्या है, जो हमारी प्लूरल नाउन्स होती हैं, क्या होती हैं, प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन एंड्स विथ, प्लूरल नाउन एंड्स विथ एस, ऐसी प्लूरल नाउन जिनके लास्ट में एस आता है, ठीक है, उनके साथ हम क्या करते हैं, अपोस्ट्रोफी यूज नहीं होगा। तो इसके आगे लिख लीजिएगा, डज नॉट, डू नॉट यूज द अपोस्ट्रोफी, डू नॉट यूज द अपोस्ट्रोफी एस, वी डू नॉट यूज एस। अब ये एस क्या है, इसको समझते हैं भाई। देखिए भाई, जब प्लूरल नाउन जो एंड्स होती है जिनके लास्ट में एस आता है, जैसे मैंने कहा I found Iris, I found Iris, क्या लिखा मैंने, फोटोग्राफ, I found Iris photograph in your wallet, in your wallet। देखिए भाई, अब यहाँ आयरिस लिखा, इसके लास्ट में क्या है, एस है, तो हमें यहाँ पोजीशन दिखाना होगा तो सिर्फ हम अपोस्ट्रोफी एस करेंगे। अगर आप कहें कि सर हम यहाँ आयरिस लिख के अपोस्ट्रोफी एस लिखें तो ये गलत होता है, यहाँ ये हिसिंग साउंड देता है, इसलिए हम ऐसा नहीं करते हैं। समझ में आई बात कि नहीं आई भाई, समझ में आई ना। जैसे अगर हम बात करें नेक्स्ट, जैसे हमने कहा जैसे मैंने लिखा बॉयज कार। अब देखिए इसका पोजीशन बताना है कि बॉयज की कार है, लड़कों की कार है, तो बॉयज की कार्स हैं, हमने कहा लड़कों की कारें हैं ये, तो अगर कार है बॉयज की कार्स हैं तो हमें बॉयज का पोजीशन बताना है। यहाँ इसके लास्ट में एस आ रहा है, क्या आ रहा है, एस आ रहा है, दिख रहा है कि नहीं भाई।
यहाँ एस आ रहा है, तो इस एस के साथ अगर हमें पोजीशन बताना है तो सिर्फ हम अपोस्ट्रोफी यूज करेंगे, एस यूज नहीं किया जाता है। समझ में आई बात? तो चलिए आप लोग इसे नोट डाउन करिए, फिर हम आगे बात करते हैं। चलिए भाई, अब हम अपने आगे एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। एग्जाम्पल जैसे हमने क्या देखा था, मैं थोड़ा एक बार फिर से आपको रिवाइज कर देता हूँ। हमने पढ़ा था कि जो हमारी प्लूरल नाउन होती हैं, प्लूरल नाउन जो एंड्स विथ एस, जो एस से शुरू होती है उसके बाद हम सिर्फ अपोस्ट्रोफी यूज करते हैं, एस नहीं लगाते हैं। तो इससे रिलेटेड हम एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। तो जैसे मैंने कहा, द एम्प्लॉइज, देखिए ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म बन गया, प्लूरल फॉर्म बन गया तो इसके साथ हम बताइए क्या लगाएंगे, एम्प्लॉय या एम्प्लॉइज इज, हार्ड वर्क वर appreciated by the management, देखिए भाई हमने क्या लिखा, द एम्प्लॉइज या एम्प्लॉइज, तो आपको बताना है इन दोनों में से क्या आएगा। देखिए भाई जब भी क्या होता है, किसी अगर नाउन है प्लूरल फॉर्म है, उसके लास्ट में एस आता है, तो उसके साथ हम पोजीशन दिखाने के लिए अपोस्ट्रोफी एस यूज नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ अपोस्ट्रोफी का यूज किया जाता है। किसका यूज करते हैं भाई? सिर्फ और सिर्फ अपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं। तो ये वाला हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एकदम राइट हो जाएगा। सेकंड वाला आंसर हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। समझ में आई बात? चलिए अगर हम बात करें इसी तरीके से, नेक्स्ट मैंने कहा, नेक्स्ट एग्जांपल जैसे मैंने कहा चिल्ड्रंस बुक्स, तो चिल्ड्रंस या आपको बताना है CH, चिल्ड्रंस बुक आर इन द लाइब्रेरी, बुक आर इन द लाइब्रेरी, काय में है? लाइब्रेरी में। तो देखिए भाई चिल्ड्रन, ये भले ही प्लूरल फॉर्म है नाउन, लेकिन इसके लास्ट में एस नहीं है, तो ये हमारा अपोस्ट्रोफी एस ऐसे ही लगेगा। ऐसा लिखेंगे तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो आपको ये बात याद रखनी है कि जब किसी प्लूरल नाउन के लास्ट में एस आएगा तो वहां हम पोजीशन दिखाने के लिए सिर्फ अपोस्ट्रोफी यूज करेंगे। जहां प्लूरल नाउन के लास्ट में एस नहीं आएगा वहां हम अपोस्ट्रोफी एस पूरा एज इट इज यूज करेंगे। चलिए भाई बात करते हैं अब इसके आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। क्या है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट? हमारी जो प्रॉपर नाउन होती हैं, क्या होती हैं? प्रॉपर नाउन। ठीक है, अगर हमारी प्रॉपर नाउन प्लूरल है, क्या है? प्लूरल है, या उसके लास्ट में लास्ट वर्ड इज, लास्ट लेटर इज एस, या लास्ट लेटर एस आता है, क्या आता है? लास्ट लेटर एस आता है, तब भी हम क्या करते हैं? ओनली अपोस्ट्रोफी यूज करते हैं, एस नहीं आता। चलिए भाई जैसे समझते हैं एग्जाम्पल की मदद से। मैंने कहा आई फाउंड आइरिस, या अपोस्ट्रोफी एस लिखेंगे, या यहाँ पे आइरिस अपोस्ट्रोफी लिखेंगे। फोटोग्राफ आइरिस फोटोग्राफ इन योर वॉलेट। आई फाउंड आइरिस, देखो भाई आइरिस हमारा प्लूरल फॉर्म है, इसके साथ हम अपोस्ट्रोफी एस या अपोस्ट्रोफी ओनली, तो ये प्लूरल फॉर्म है, प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन के लास्ट में एस आता है, तो हम यहाँ अपोस्ट्रोफी एस नहीं यूज करेंगे, सिर्फ अपोस्ट्रोफी यूज करेंगे। हमारा क्या बन जाएगा? राइट आंसर बन जाएगा। जैसे मैंने कहा नेक्स्ट एग्जाम्पल, मैंने कहा थॉम्स अपोस्ट्रोफी एस या थॉम्स पेरेंट्स
आर कमिंग हियर। देखिए भाई थॉम्स के पेरेंट्स आ रहे हैं, तो देखिए थॉम्स में जो हमारा प्रॉपर नाउन है इसके लास्ट में एस आ रहा है, तो उसके साथ अपोस्ट्रोफी एस नहीं आएगा, सिर्फ ओनली अपोस्ट्रोफी आती है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, ए वाला हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके का एरर जो है हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में यहाँ से बनता है, आपको याद रखना है। चलिए भाई अब हम इसकी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की अगर बात करें, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है इसके बारे में समझते हैं। हमारी क्या होती है, कंपाउंड नाउन होती हैं। क्या होती हैं, कंपाउंड नाउन जो होती हैं, उन कंपाउंड नाउन के लास्ट में जो लास्ट वर्ड होता है कंपाउंड नाउन, ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। इसको ऐसे नहीं भाई, थोड़ा लैंग्वेज में लिख लेते हैं। इट यूज्ड विथ, इट इज यूज्ड विथ, it is used with compound noun, जो कंपाउंड नाउन होती है उनके साथ हम इसको यूज करेंगे। द लास्ट वर्ड is इसको ऐसे लिख लीजिए, द apostrophe s is added in the last word। जो कंपाउंड नाउन होती है, कंपाउंड नाउन के जो लास्ट वर्ड होता है उसमें हम क्या करेंगे, अपॉस्ट्रोफी एस ऐड करेंगे। अगर हम बात करें एग्जांपल्स की, जैसे मैंने कहा माई सिस्टर इन लॉ। देखिए अब माई सिस्टर इन लॉ कंपाउंड नाउन है, हमें पोजीशन बताना है, तो यहाँ हमें क्या यूज करना पड़ेगा, अपॉस्ट्रोफी एस। तो हमारा क्या हो गया, माई सिस्टर इन लॉज कार इज वेरी एक्सपेंसिव, कैसी है, वेरी एक्सपेंसिव है। तो पोजीशन दिखाने के लिए जो हमारी कंपाउंड नाउन होती हैं उसके लास्ट में जो वर्ड आता है वहां पे हम ये अपॉस्ट्रोफी एस यूज करते हैं। इसी कंपाउंड नाउन से हमने एक एरर पढ़ा था प्लूरल फॉर्म का। अगर हमें इसका प्लूरल फॉर्म बनाना होगा तो हम कहाँ एस ऐड करेंगे, तो हमने आपको बताया था कि जो हमारा वर्ड होता है सिस्टर, इसी का प्लूरल फॉर्म बनता है, किसका बनता है, सिस्टर का। तो हम इसका अगर प्लूरल फॉर्म बनाना चाहें तो क्या लिखेंगे, सिस्टर्स इन लॉ, ये इसका सही प्लूरल फॉर्म बनता है। अगर हम यहाँ लॉस करेंगे तो भी हमारा क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। अगर हम यहाँ सिस्टर्स के साथ लॉस करेंगे तो भी गलत हो जाता है। यही फॉर्मेट हमारा क्या होता है, एकदम करेक्ट होता है। तो आपको इसके बारे में भी याद रखना है कि अगर पेपर में कभी ऐसा पूछा जाता है तो आप इस वाले एरर को भी आप वहाँ पे कर पाएँ। चलिए भाई समझ में आया कि नहीं, इस तरीके से। जैसे अगर मैं बात करूँ इसमें ही मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की, जैसे मैंने कहा माई ब्रदर इन लॉ, my brother-in-law's house is very beautiful, मेरे जो ब्रदर इन लॉ हैं उनका घर कैसा है, बहुत ब्यूटीफुल है। माई ब्रदर इन लॉज हाउस इज वेरी ब्यूटीफुल। तो भाई देखिए ब्रदर इन लॉ का पोजीशन दिखाना है, तो यहाँ हम अपॉस्ट्रोफी एस यहाँ यूज करेंगे, एकदम करेक्ट। अगर हम कहें कि ब्रदर यहाँ अपॉस्ट्रोफी एस यूज करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाता है, गलत हो जाएगा। अगर हम इस तरीके से लिखेंगे तो भाई ये हमारा क्या है, टोटल गलत है, ऐसा नहीं होता है, यही हमारा क्या बनेगा, सही आंसर बनेगा। तो इस तरीके से हम कंपाउंड नाउन के साथ भी अपॉस्ट्रोफी एस यूज करते हैं। समझ में आ गया? चलिए भाई समझ में आ गया तो फटाफट नोट डाउन करेंगे, फिर हम आगे इसको कंटिन्यू करते हैं।
चलिए भाई, अब बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान सा है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर हम बात करें कि अगर अपोस्ट्रोफी एस में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो यहीं से बनता है। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है कि जो हमारा ज्वाइंट पोजीशन होता है, क्या होता है, ज्वाइंट पोजीशन। ज्वाइंट पोजीशन दिखाते हैं तो हमारा इसमें क्या कॉन्सेप्ट बनता है, इसको समझते हैं। ज्वाइंट पोजीशन में क्या होगा कि यहाँ पे एक नाउन होगी और उस नाउन के बाद यहाँ पे एक कंजंक्शन होगा, मान लीजिए एंड है, फिर यहाँ जो दूसरी नाउन आएगी इसके साथ हम अपोस्ट्रोफी एस यूज करते हैं। फिर यहाँ पे एक नाउन होगी और इसके हिसाब से यहाँ पे जो सिंगुलर वर्ब आती है वो क्या आती है, सिंगुलर वर्ब आती हैं, ठीक है। फिर बाकी अदर चीजें आती हैं। जैसे अगर हम बात करें इसमें एग्जाम्पल की, तो जैसे मैंने कहा रोहन एंड सुमन, अब यहां मैंने अपोस्ट्रोफी एस यूज किया, रोहन एंड सुमन्स हाउस इज या आर वेरी ब्यूटीफुल। रोहन एंड सुमन्स हाउसेस या आर वेरी ब्यूटीफुल। देखो भाई, सुमन्स हाउस अपोस्ट्रोफी एस के साथ जब भी ऐसा आता है और एक ही बार अपोस्ट्रोफी एस हुई है तो हमें उसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज करनी है। तो इज हमारा सही हो जाएगा, यहाँ पे आर हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। समझ में? अगर हम इसी तरीके से दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, जैसे मैंने कहा रितिका एंड मालतीज, अब आपको बताना है यहाँ अपोस्ट्रोफी आएगी या अपोस्ट्रोफी एस। मालतीज ड्रेस इज या आर वेरी एक्सपेंसिव, वेरी एक्सपेंसिव। तो बताइए भाई क्या है, रितिका एंड मालतीज, तो ये मालती यहाँ इस तरीके का मालती लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, मालतीज हो जाएगा। ड्रेस सिंगुलर नाउन आई है ड्रेस, इस ड्रेस के हिसाब से यहाँ पे क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी, ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत। चलिए भाई, अब इसी से रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट है उसके बारे में बात करते हैं। कॉन्सेप्ट कहता है कि क्या कहता है, नाउन होगी लेकिन जो पहली नाउन होगी अलग अपना पोजीशन दिखाएगी, प्लस यहाँ पे एंड कंजंक्शन होगा और जो दूसरी नाउन होगी ये भी अपना अलग पोजीशन दिखाती है। तब यहाँ पे जो नाउन आएगी वो प्लूरल नाउन आएगी। क्या आती है, प्लूरल नाउन आती है और इसके हिसाब से यहाँ पे प्लूरल वर्ब आती है। क्या आती है, प्लूरल वर्ब आती है, बाकी की चीज़ें हमारी एस्टेस रहती हैं। जैसे अगर हम बात करें नेक्स्ट, जैसे अभी हमने ये एग्जाम्पल लिखा था, इसी से को फिर से थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा रोहन्स, क्या कहा मैंने, रोहन्स एंड सुमन्स। देखिए रोहन्स एंड सुमन्स दोनों लोग अपना अलग अलग पोजीशन बता रहे हैं, तो यहाँ हाउस लिखना गलत होगा या सही, आप लोग बताएं, हाउस या हाउसेस, इज या आर वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। मैंने लिखा रोहन्स एंड सुमन्स हाउस इज या आर, हाउस या हाउसेस इज या आर वेरी ब्यूटीफुल। तो देखिए भाई यहाँ पे दो लोग अपना अलग अलग पोजीशन दिखा रहे हैं, रोहन अपना अलग पोजीशन दिखा रहा है, सुमन अपना अलग पोजीशन दिखा रही है। जब दो लोग अपना अलग अलग पोजीशन दिखा रहे हैं तो भाई दो हो गए, दो लोग अलग अलग पोजीशन दिखा रहे हैं तो प्लूरल हो गया, तो उसके साथ सिंगुलर नाउन आएगी क्या, नहीं आएगी, तो ये हमारा हाउस गलत हो जाता है, हाउसेस हमारा सही हो जाएगा। अरे भाई जब यहाँ पे प्लूरल हो गया है तो यहाँ पे सब्जेक्ट के हिसाब से प्लूरल वर्ब आएगी कि नहीं आएगी, आएगी। इज हमारा यहाँ गलत हो जाएगा, फिर आर क्या हो जाएगा, एकदम हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तो हमारा एक अपोस्ट्रोफी एस यहाँ बढ़ने से बहुत कुछ बदल गया, यहाँ पे प्लूरल नाउन आने लगी और यहाँ पे प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आती। तो इस तरीके का एरर हमारे क्वेश्चंस में बनता है, हम इसी में भूले रहते हैं, इन दोनों में कंफ्यूज रहते हैं कि कहाँ क्या करना है और क्वेश्चंस को गलत करते हुए चले जाते हैं। इसलिए आपको याद रखना है कि इस तरीके का क्वेश्चन बनता है तो आप उसे बहुत ही आसानी से जैसे मैंने लिखा यहाँ पे थॉम्स कार is coming, Thom's car, Thomas car is coming from लंदन। उसकी कार कहाँ से आ रही है? लंदन से आ रही है। तो देखिए भाई, क्या ये सब इस सेंटेंस में कहीं कोई मिस्टेक है? देखिए भाई बताइए, क्या इस सेंटेंस में कोई मिस्टेक है? अगर है तो कहाँ है? अगर इम्प्रूवमेंट, अगर आपको समझ में आ रहा है कि ये मिस्टेक है तो आप बताइए कि वहां पे क्या इम्प्रूवमेंट बनने वाला है, आप इसके बारे में कमेंट करें आंसर में। तो देखिए क्या लिखा है हमने, थॉमस कार इज कमिंग फ्रॉम लंदन। थॉमस की कार कहाँ से आ रही? लंदन से आ रही। चलिए ठीक है, तो यहाँ क्या गलत है? यहाँ फ्रॉम गलत है क्या? नहीं भाई, अपोस्ट्रोफी से मिस्टेक है। हमने आपको अभी बताया था कि जो प्रॉपर नाउन होती है, प्रॉपर नाउन के साथ कभी भी अपोस्ट्रोफी एस नहीं आती, सिर्फ अपोस्ट्रोफी यूज करना होता है। हम यहाँ अपोस्ट्रोफी एस यूज करें तो यहाँ पे हमारा क्या बन गई? मिस्टेक। तो इस तरीके से जब हम सेंटेंस को पढ़ते चले जाते तो हमारे माइंड में ये एक्सेस नहीं हो पाता है कि हमें याद रखना है जो प्रॉपर नाउन के लास्ट में एस आता है तो उसके साथ हम सिर्फ अपोस्ट्रोफी यूज करते हैं, ना कि एस। तो ये हमारा गलत है। अगर हम क्वेश्चन को पढ़ते जाते हैं तो दूसरी जगह मिस्टेक लिखते हैं। तो इस तरीके की सिली मिस्टेक्स भी ना करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। इसलिए थॉमस यहाँ गलत हो जाएगा। अगर आप इसको सही करना है तो हमें इस तरीके से लिखना होगा, थॉम्स। ये हमारा क्या बन जाएगा? करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिए भाई, अगर हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की, क्या है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट? इट इज यूज्ड इन कॉन्ट्रैक्शन। इट इज यूज्ड इन कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है एब्रिविएशन फॉर्म जब हम बनाते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा हम लिखते हैं, हमने लिखा जैसे आई कॉमा डी, इसका मतलब होता है आई वुड। क्या होता है? आई वुड। इसका मतलब होता है आई हैड। क्या होता है? आई हैड होता है। जैसे मैंने लिखा यू कॉमा आर ई, इसका मतलब होता है यू आर। क्या होता है? यू आर। समझ में आ रहा है भाई? जैसे मैंने लिखा इट्स, इसका मतलब होता है इट इज, इट वॉज। जैसे अगर मैं बात करूं नेक्स्ट, मैंने जैसे लिखा हुज, इसका मतलब होता है हु इज। ठीक है भाई, तो इनमें डिफरेंस होता है। अगर हम बात करें हुज तो पोजीशन दिखाने के लिए ये होता है, लेकिन इस हुज का मतलब होता है हु इज। तो आपको यहां से भी याद रखना है कि एक एरर बनता है। जैसे मैंने कहा एग्जाम्पल, यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये, मैं यहाँ एग्जाम्पल लिखता हूँ, आपको बताना है कि क्या हमारा सही आने वाला है। मैंने लिखा हुज या हुज बुक इज दिस, हुज बुक इज दिस। यह किताब किसकी है? यह किताब किसकी है? तो देखिए भाई क्या है, यह किताब किसकी है? तो यहाँ पे बताइए हुज के साथ क्या आएगा? क्या ये हुज आएगा? नहीं आएगा। ये पोजीशन नहीं दिखा रहा है भाई, ये कॉन्ट्रैक्शन दिखा रहा है हु इज का। और हमें इस बुक के बारे में बात चल रही है, पोजीशन दिखाना है, तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा? हुज यूज करना पड़ेगा। तो हुज ये वाला सही हो जाएगा, वहां पे हमारा एक क्वेश्चन इस तरीके का हुज लिखना क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं कॉन्सेप्ट? चलिए भाई नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं। चलिए भाई,
अब नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा, तो लिखिए साथ में, द अपॉस्ट्रॉफी इज यूज्ड the apostrophe is used with the expression of time and quantity, time and quantity। जो टाइम और क्वांटिटी बताने वाले एक्सप्रेशन होते हैं उनके साथ भी हम क्या करते हैं, अपॉस्ट्रोफी एस यूज करते हैं। जैसे अगर हम बात करें एग्जांपल की, गिव मी 6 days टाइम, 6 days टाइम लिखा है, तो यहाँ हमें अपॉस्ट्रोफी की जरूरत है। कितने दिनों का समय चाहिए, 6 दिनों का समय। 6 days टाइम, give me 6 days time to finish this project, इस प्रोजेक्ट को समय करने के लिए कितने दिन का समय चाहिए, 6 days का टाइम चाहिए, 6 दिन का टाइम। तो पोजीशन दिखाने के लिए हमें इस तरीके से लिखना हो। अगर हम इसे इतना लिखते तो ये गलत था, यहाँ पे क्या आना चाहिए था, अपॉस्ट्रोफी। He has completed 20 years service in this organization, इस ऑर्गेनाइजेशन में उन्होंने कितने काम सर्विस की है, कर चुके हैं, तो इतने साल, 20 ईयर्स। तो यहाँ ईयर्स है, पोजीशन दिखाने के लिए अपॉस्ट्रोफी की जरूरत पड़ेगी। यहाँ इसके आगे ऐसे नहीं लिख सकते क्योंकि प्लूरल नाउन्स के लास्ट में हम ऐसे नहीं लगाते हैं, तो ये हमारा सही हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे ईयर लिखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। समझ गए? चलिए भाई, अब बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, इसी में नेक्स्ट एग्जाम्पल की। जैसे आपने देखा होगा कि जब हम टाइम बताते हैं तो ईयर्स का प्लूरल फॉर्म 90s कर देते हैं। कभी कभी आप इसको ऐसा भी देखने को मिलता है। तो जो हमारी सेंचुरीज होती हैं उनको रिप्रेजेंट कराने के लिए हम अपॉस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं, या सिर्फ अपॉस्ट्रोफी हटाकर एस अकेला लिख देते हैं। जैसे अगर हम बात करें 1885, अपॉस्ट्रोफी लगा के यहाँ पे एस ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन जब भी आपको ऐसा दिखेगा तो वहाँ पे हम जो एस लिखते हैं वो स्मॉल साइज में लिखते हैं, जिससे कि आपको पता चल जाए कि हम यहाँ पोजीशन की, इस साल की बात है। कब की बात, 1885, इसमें 1990 की, इसमें 1990 की। तो आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से, दोनों सही हैं। समझ में आई बात? लेकिन अब इस चीज़ को काफ़ी मतलब कम माना जाता है, अब ज़्यादातर ऐसे ही लिखा देखने को मिलता है हमें। इस तरीके की जो डेट्स हैं, हमें सारी की सारी डेट्स हमें हिस्ट्री की जो बुक्स होती है उनमें देखने को मिलती है। हिस्ट्री से रिलेटेड वर्ड्स होते हैं ना, उनमें हमें हिस्ट्री, एंशिएंट टाइम हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, उसमें हमें ये सारी चीज़ें पढ़ने को मिलती हैं। समझ में आई बात? चलिए अगर हम बात करें इसके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है जो हमारे लेटर्स होते हैं या वर्ड्स, डिजिट होते हैं, उनका प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए। तो लिखिएगा, इट इज यूज्ड with a letter, and digit to make प्लूरल फॉर्म, जिससे क्या बनता है, हमारा प्लूरल फॉर्म बन जाता है। जैसे देखिए भाई, जैसे मैंने कहा, देयर आर 4 टूज, देयर आर 4 टूज, वहां पे क्या है, दो जो है वो 4 बार है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 2 है, दो का पोजीशन दिखा रहा है, 2 कितनी बार है, 4 बार। 2 कितनी बार है, 4। तो इस तरीके के सेंस में हम टूज करते हैं। जैसे अगर हम बात करें, हमने लिखा शॉर्ट फॉर्म में, जैसे लेटर्स का प्लूरल फॉर्म बनाना है तो इस तरीके से लिखते। लेकिन हम जब भी ऐसे लिखते हैं तो हमेशा इसमें हम
स्मॉल लेटर में एस को लिखा जाता है। इस तरीके के सेंस में भी हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। जैसे अगर हम बात करें नेक्स्ट, सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया। जैसे अगर मैं बात करूं नेक्स्ट, जैसे मैंने कहा फोर्थ, मैंने कहा फिफ्थ, तो 5 लिख के ऐसे अपोस्ट्रोफी एस लगाया जाता है। ये इसका प्लूरल फॉर्म बन गया। प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए हम अपोस्ट्रोफी एस इस सेंस में यूज करते हैं जिससे हमारा क्या बन जाता है, एक पर्टिकुलर आंसर बन जाता है और हम इनका पूरी प्लूरल फॉर्म रिप्रेजेंट कर पाते हैं। समझ में आई बात? तो ये थी हमारी आज की क्लास अपोस्ट्रोफी। आज हमारी क्लास में सारे के सारे पंक्चुएशन मार्क कंप्लीट हो चुके हैं। आशा करता हूं कि सारे के सारे मार्क्स आपको समझ में आ गए होंगे मार्क। अब बात कर लेते थोड़ा इस बारे में कि हमने आखिर ने पढ़ा क्यों, क्या जरूरत थी, क्या पढ़ना जरूरी था। जी हाँ, बिल्कुल पढ़ना जरूरी था। इसलिए पढ़ना जरूरी था क्योंकि हम जब भी पैराग्राफ राइटिंग या लेटर राइटिंग करते हैं या हम कोई पिक्चर कंपोजिशन या कोई पोस्टर बनाते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम क्या चीज़ बोल रहे हैं, क्या चीज़ बता रहे हैं। तो हमें वहाँ पे किस तरीके के सिंबल करने चाहिए जिससे कि जो एग्जामिनर है वो ये समझ जाए कि हम इसमें क्या थॉट अपने रिप्रेजेंट करना चाह रहे थे और आप उनको आसानी से समझ में। इसीलिए हमें पंक्चुएशन को पढ़ना बहुत ज़रूरी था, इसलिए हमने एक चैप्टर किया। इसी के साथ में हमें एक चीज़ पढ़ना और ज़रूरी है जिसे हम कहते हैं यूज़ ऑफ कैपिटल लेटर, कि कैपिटल लेटर्स हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं और उसको यूज़ करने के क्या फ़ायदे हैं, कैसे हम पता करते हैं, इसके बारे में हम सीखेंगे कल की क्लास में। आशा करता हूँ कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्त एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करें जिससे कि वो भी इनसे जुड़ें और अपनी इंग्लिश ग्रामर को अच्छा बनाएं। चलिए भाई, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल।